In the last video, we have discussed about the energy sector. एनर्जी सेक्टर में किस किस तरीके से एनर्जी को हम बाइफोकेट कर सकते हैं, कमर्शियल एनर्जी, नॉन कमर्शियल एनर्जी, देन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी से भी किस तरीके से देखा जाता है, कौन कौन से प्राइमरी होते हैं, कौन कौन से सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अपने लास्ट वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। नाउ फिफ्थ टॉपिक पे आएंगे। एनर्जी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है, कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी इन इंडिया। इंडिया में कंजप्शन पैटर्न, एनर्जी का कंजप्शन पैटर्न क्या है, एनर्जी को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कि क्या क्या कितना परसेंटेज ऑफ एनर्जी जो है कौन से वाले सेक्टर में या कहाँ पे सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, या कौन से टाइप का एनर्जी कहाँ कंज्यूम हो रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये है कि कमर्शियल एनर्जी कंजप्शन मेक्स अप about 74% of the total energy consumed in India. और we have discussed about the commercial energy. commercial energy क्या होती है, which command a price, जिन एनर्जी के लिए हमें कोई प्राइस पे करना पड़ता है उस एनर्जी को कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। यानी कि जो कमर्शियल टाइप की एनर्जी है उसका टोटल एनर्जी कंज्यूम, इंडिया में जितना भी टोटल एनर्जी कंज्यूम होता है उसका 74% तो कमर्शियल एनर्जी होता है। यानी कि जिसके लिए हमें पैसा देना पड़ता है वो एनर्जी का यूज़ इंडिया में कितना होता है, 74%, अप टू 74%। दिस इंक्लूड्स कोल विथ लार्जेस्ट शेयर ऑफ अबाउट 54%। और इसी के बारे में और बताया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की इसमें कोल इंपॉर्टेंट एक है जिसको हम 54% कमर्शियल के एग्जाम्पल थे ना, कोल जिसे भी हम खरीदते थे, ऑयल्स था, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें। फॉलोड बाय ऑयल, कोल के बाद 32% ऑयल यूज़ होता है, नेचुरल गैस 10% एंड हाइड्रो एनर्जी इज़ 2%। हाइड्रो एनर्जी वो एनर्जी जो हम पानी से, वाटर से, बाय वाटर जनरेट करते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये मैंने आपको इसलिए यहाँ मार्क भी किया है सो डैट कि आप इसको पढ़ो और इसके ऊपर क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, या एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 74% यूज़ होता है, कौन सा वाला सेक्टर है, उसके क्या एग्जाम्पल हैं, उसको हमें एक्सप्लेन करने को बोल सकता है, या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। एज वी ऑल नो कि सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ है, उसमें हमें पता चला है कि 5 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, 5 क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, और 3 क्वेश्चन जो हैं वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ओके, नॉन कमर्शियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? नॉन कमर्शियल एनर्जी वो एनर्जी विच डू नॉट कमांड अ प्राइस, जिसके लिए हमें प्राइस नहीं, जो कि मोस्टली नेचुरल वे में मिल जाता है या फॉरेस्ट में मिल जाता है, जैसे फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चरल वेस्ट, काउ डंग्स हो गए, ये सारे एनर्जी को बोलते हैं क्या, नॉन कमर्शियल एनर्जी। और नॉन कमर्शियल एनर्जी का यूज़ इंडिया में जो है टोटल एनर्जी कंजप्शन में 26% है। ठीक है, इंडिया डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स विच इज़ लाइकली टू यू रैपिडली इन दी नियर फ्यूचर। ये क्या है, इंडिया में जितना भी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम होता है उसको इम्पोर्ट कराया जाता है, और हमें पता है कि ऑयल क्या है, ऑयल और पेट्रोलियम ये एग्जॉस्टेबल एनर्जी है या नॉन रिन्यूएबल है, और वही बोल रहा है कि जल्दी फ्यूचर में ही ये सारे एनर्जी ख़त्म हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़, अगर हम सेक्टोरियल वाइज डिवाइड करेंगे एनर्जी के कंजप्शन को, अगर हम सेक्टोरियल वाइज डिवाइड करेंगे तो कितना कितना कौन कौन से सेक्टर में यूज़ हो रहा है अलग अलग ईयर में। यहाँ पे डेटा 1953, 54, 70, 71, 1991 और 2014 और 15 का डेटा दिया हुआ है, लेटेस्ट डेटा। हाउस होल्ड सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो सेक्टर हो गया, और अदर सेक्टर, उसके अलावा जो भी सेक्टर्स हैं वो सब अदर्स में आएंगे। अगर हम बात करते हैं एकदम जब आज़ादी के टाइम की बात करेंगे 1953 और 54 की, तो हाउस होल्ड में 10% एनर्जी कंजप्शन होता था। कमर्शियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे, कमर्शियल एनर्जी मतलब जिसके लिए हमें प्राइस पे करना पड़ता है। हाउस होल्ड में कितना था, 10%, एग्रीकल्चर में 1%, इंडस्ट्रीज़ में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 40% और ट्रांसपोर्ट में 44 एंड अदर्स में 5%। 1970 to 71 की बात करेंगे तो हाउस होल्ड में वो बढ़ के 12 हो गया, एग्रीकल्चर 3, इंडस्ट्री सेक्टर में 50, ट्रांसपोर्टेशन में और डिक्रीज़ हुआ है 28 एंड अदर्स में 7। 1990 की 91 की बात करते हैं तो हाउस होल्ड में 12, एग्रीकल्चर में 8, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ में 45,
ट्रांसपोर्ट में 22 एंड अदर्स में 13%। ओके, इसका पैटर्न हमें समझना है। हो सकता हो आपको ये टेबल दे के भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना के पूछें। ये जो टेबल है इसका एक्सप्लेनेशन हमें पूछ दे कि आपको बताना है कि कौन से सेक्टर में है, तो आप बस इसको थ्योरेटिकल वे में सेंटेंस बना के आप इसको एक्सप्लेन करोगे कि कौन से सेक्टर में, जो टेबल में हमें दिख रहा होगा डेटा, वो टेबल में वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे हम लिख के, कि बताएंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो लार्जेस्ट शेयर है 44% का, है ना। अगर हम 2014-15 की बात करेंगे, हाउस होल्ड में 23, एग्रीकल्चर में 18, इंडस्ट्रीज़ में 44, ट्रांसपोर्ट में 2 और अदर्स में 13। अगर हम 14-15 ईयर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल एनर्जी कौन से सेक्टर में हो रही है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ओके, इस टेबल का एनालिसिस करने को पूछ सकता है, या इसको जो है टेबल बना के आपको बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करिए, बताइए क्या हो रहा है, तो हमें अपने लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करना होगा। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन कि अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। फर्स्टली वी हैव डिस्कस कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इंफ्रास्ट्रक्चर की मीनिंग क्या है? जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं जो हमें चाहिए अलग अलग सर्विसेज को यूज़ करने के लिए, उसे कहते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बैंक्स, इंश्योरेंस, ये सारी फैसिलिटीज़ आती हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में मैंने बताया था आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बाइफरकेट किया गया है 2 मेन टाइप्स में, इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन आएगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने से भी इम्प्रूव होती है ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी, जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया और हाउसिंग हो गई। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंस में क्या क्या है, कैसे कैसे हेल्प करता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंक्शनिंग करने के लिए, इकोनॉमी का, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए होता है हेल्पफुल। और क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अगर आपको रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट ये सब बनाने हैं, ये सब चीज़ें डेवलप करनी है, तो बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, इसको मेंटेनेंस करने के लिए आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करो इंफ्रास्ट्रक्चर से। और फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंट्री में अच्छी आउटसोर्सिंग होती है, जिससे उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होती है। इम्पॉर्टेंस, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है इंडिया में, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट इनएडिक्वेट रही थी कि पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी आना पड़ा था पार्टनरशिप होके डेवलपमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का। देन 90% रूरल हाउस होल्ड जो थे वो कुकिंग के लिए बायोफ्यूल यूज़ करते थे। 56% है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन थी सिर्फ 2001 में रूरल हाउस होल्ड्स में। और टैप वाटर जो है वो बहुत ही लिमिटेड, सिर्फ 24% था रूरल हाउस होल्ड तक। और अगर हम इम्प्रूव्ड सैनिटेशन की बात करेंगे तो वो तो सिर्फ 20% था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इंडिया की जो जीडीपी है उसका सिर्फ 34% इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज़ होता था, जो कि विच वॉज वेरी लेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, अदर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक चाइना। ओके, देन एनर्जी क्या होती है? किसी भी कंजप्शन या प्रोडक्शन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो हमें चाहिए होता है वो होता है इनपुट एनर्जी। एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इकोनॉमिक ग्रोथ से। एनर्जी जो है वो मेनली एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है इंडिया में। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एनर्जी, कमर्शियल टाइप की एनर्जी और नॉन कमर्शियल एनर्जी क्या होती है, विच कमांड अ प्राइस, जिसको लेने के लिए, जिसको कंज्यूम करने के लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं, उसे कमर्शियल एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद नॉन कमर्शियल एनर्जी की बात करते हैं तो विच डू नॉट कमांड अ प्राइस, जो हमें ऐसे ही मिल जाता है बाय नेचर या फॉरेस्ट में। एग्जाम्पल फायरवुड है, एग्रीकल्चरल वेस्ट, ड्राई डंग्स, ये सारे थे। और इंडियन हाउस होल्ड्स जो हैं वो ट्रेडिशनल सोर्सेज, अगर पूरे इंडिया की बात करते हैं तो मोर देन 60% इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करते हैं अपने रेगुलर कुकिंग और हीटिंग के लिए। कम एनर्जी के सोर्सेज के लिए हम लोगों ने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल पढ़ा था। जो हम लंबे समय से, लॉन्ग टाइम से एनर्जी के सोर्स का यूज़ कर रहे हैं उसे कन्वेंशनल कहते हैं, और वो जनरली क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं, रिन्यू नहीं होते, जिसको हम एग्जॉस्टेबल भी बोल सकते हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी, जिसका यूज़ हम रिसेंटली करना स्टार्ट किए हैं, जो पहले से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ओके,
देन प्राइमरी सोर्सेज अगर हम बात करते हैं तो कि जो एनर्जी हमें जो जैसे मिली डायरेक्ट उसको डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, उसमें बिना कोई चेंजेस किए, बिना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के, उस एनर्जी को प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। जैसे कि कोल है, पेट्रोलियम है, जो उसमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। और सेकेंडरी सोर्सेज वो सोर्सेज होता है जब हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, तो वो हो गया क्या, सेकेंडरी सोर्सेज। सो दैट्स ऑल फॉर एनर्जी टॉपिक यहाँ कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हमारा 6 टॉपिक और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और बहुत क्वेश्चन बन भी सकते हैं कि पावर या इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। पावर या इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेली डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, सबको पता है पावर क्या होता है या इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हम कह सकते हैं कि जितना भी सेक्टर है, ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, हर सेक्टर में पावर की ज़रूरत होती है और एक्टिविटीज़ को करने के लिए। द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज़ इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, तो उसी तरीके से हमें पावर की या इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी जो है वो हर साल प्रति साल बढ़ती रहती है। फिर दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इन ऑर्डर टू हैव 8% GDP ग्रोथ पर एनम, पावर सप्लाई नीड्स टू ग्रो एट 12% पर एनम। इट सेज दैट कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा GDP 8% से ग्रो करे, और GDP की ग्रोथ करने के लिए सारे सेक्टर्स को, हर सेक्टर को भी अच्छे से ग्रो करना पड़ेगा, और हमें पता है कि हर सेक्टर में पावर की ज़रूरत है सारी एक्टिविटी करने के लिए। तो अगर हम अपना GDP का अच्छा ग्रोथ चाहते हैं तो हमें अपने पावर सप्लाई को भी 12% पर एनम से ग्रो करना होगा, ठीक है। और इस पे अगर आपको इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको कोट करके, इस वर्ड सेंटेंस को कोट करके इसका एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है कि बताओ क्यों ज़रूरी है GDP को ग्रो करने के लिए, 8% से ग्रो करने के लिए 12% पावर सप्लाई क्यों ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सप्लेन ब्रीफली। अगर ऐसे तरीके से या एलाबोरेट करने के लिए पूछता है तो हम उस पर लिंक करके एक सेक्टर की बात दूसरे सेक्टर से ऐसे लिंक करके जो है एक्सप्लेन करके समझाएंगे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। सोर्सेज ऑफ पावर सप्लाई क्या होता है, पावर सप्लाई की क्या क्या सोर्सेज हैं। मेन 3 सोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इंडिया में, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एंड न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। मेन 3 सोर्सेज होते हैं, थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। थर्मल पावर वो होता है जब हम लोग नेचुरल पावर जनरेट करते हैं कोल से या नेचुरल गैस से, उसे कहते हैं क्या, थर्मल पावर, ठीक है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जब हम लोग वाटर से, पानी से जो है पानी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। और न्यूक्लियर का मतलब होता है कि एलिमेंट्स जैसे कि एल्युमिनियम होते हैं, केमिकल वे में, केमिकल की हेल्प से या यूरेनियम की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर जनरेट होता है, उसे बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। इसमें हम ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ उसके एग्जाम्पल और उसको बता के कि इसका मतलब मीनिंग क्या होता है। When the power is generated out of coal or natural gas, it is known as thermal power. कोल या नेचुरल गैस से पावर जनरेट हुआ तो उसे बोलते हैं क्या, थर्मल पावर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, when the power is generated from water, it is known as hydroelectric power. It is the cheapest among these. इन जितने भी सोर्सेज हैं, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर, इन तीनों में सबसे चीपेस्ट सोर्स क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जो पानी से, वाटर की हेल्प से अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाया जाता है। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर, व्हेन पावर इज जनरेटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, इट इज़ नोन एज न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर। ओके, नाउ अगर पावर जनरेशन की बात करते हैं तो पावर जनरेशन कैपेसिटी वेरियस सोर्सेज की कितनी है, कि जिस तरीके से पावर का डिमांड बढ़ रहा है, पावर की जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ रही है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था ना, डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी इज इंक्रीजिंग ईयर आफ्टर ईयर। तो जिस तरीके से पावर का डिमांड हो रहा है, तो कौन सा वाला सोर्स है जो सबसे ज़्यादा डिमांड फुलफिल करता है, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और न्यूक्लियर में। ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि द इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज फ्रॉम, पहले कितनी थी, अगर हम बात करते हैं 1950 और 51 में 1700 मेगावाट्स की, जो कि 2005 और 6 में बढ़ के कितनी हो गई है, 1,24,300 मेगावाट।
पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है और थर्मल सोर्सेज से कितना परसेंटेज कंट्रीब्यूट होता है 67%, विच इज़ हाईएस्ट। इंडिया में बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है क्या? इंडिया में बिगेस्ट सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इज थर्मल पावर। ओके, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर 13.6%, न्यूक्लियर पावर सोर्स से कितना परसेंटेज मिलता है 2.1%, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी से 17.3%। ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोली गई है कौन से टाइप की एनर्जी को? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बोली गई है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को, जो कि जिसका यूज़ हम रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया। ठीक है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका रिन्यूएबल मतलब जो रिन्यू हो सकती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो वाटर भी रिन्यूएबल है, लेकिन वाटर के लिए एक अलग से जो है सोर्स बना लिया गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो वाटर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन सोलर एनर्जी को करेंगे, विंड एनर्जी को करेंगे इसमें इंक्लूड। ओके, सो एनर्जी से आज के लिए इतना टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट दी चैलेंजेस इन पावर सेक्टर, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे क्वेश्चन पूछने की उम्मीद भी है कि चैलेंजेस क्या होते हैं पावर सेक्टर के। ठीक है, टिल देन गो थ्रू द वीडियो एंड राइट कंप्लीट ऑल योर नोट्स एंड रिवाइज द चैप्टर। बुक में एक बार रीडिंग करना, बुक से भी मार्क करिए आप, आपको जो भी कीवर्ड्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप। थैंक यू।